हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा और उस एग्ज़ाम के लिए लगातार हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है चैप्टर 4 वायु। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हाँ, अपने साथ कॉपी और पेन ज़रूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा उनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना होगा, ठीक है। और बार बार उनको रिवाइज करना होगा, तब जा कर के आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि आपकी नोट्स ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी में तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। चलिए वायु के संगठन की बात करते हैं। कह रहा है वायु का संगठन। क्या आप जानते हैं वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं? वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिन्हें वायुमंडल में बड़ा भाग है, मतलब जिनका भाग ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। 4.1 के वृत्त रेखा में आपको दिखाया गया है वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 0.3%, ऑर्गन 0.93%, अन्य सभी गैसें 0.4% होती हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु के ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या होता है? संतुलन हमारा बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल ईंधन के जलने से गड़बड़ हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ सकता है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है, जिससे वायु चक्र चलता रहता है। चलिए वायु की संरचना की बात करते हैं।
हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़िएगा। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है, तो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ एक चीज़ और है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ओजोन गैस की परत यहाँ होती है। तो ओजोन गैस की परत और हवाई जहाज कहाँ होती हैं, मतलब कहाँ उड़ सकती है, तो वो समताप मंडल में, और ओजोन की परत समताप मंडल में है, दोनों याद रखिए। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्यमंडल, यह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम तथा हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मौसम एवं जलवायु की बात करते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी बार हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, मस्तिष्क उसके स्पीकर, मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति है। तो ये याद रखिएगा, मौसम क्या है? वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? चलिए, जो पृथ्वी है इसको सूर्य का 2 अरबवां भाग मिलता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तापमान की बात करते हैं और देखते हैं तापमान क्या होता है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के जो परिणाम है उसको तापमान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो आतपन की मात्रा घटेगी, इसलिए आतपन उसी प्रकार घटाया जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये गर्मी जो है बढ़ेगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय उष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन वायु मार्ग जो गर्म वायु है उसको रोकते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है क्या? जल। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं वायु दाब की। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा मतलब सीटेट आपसे, इसी एनसीईआरटी से, कि किस तरह के दाब से बल लगाती है, किंतु इसका अनुभव नहीं करते। इसलिए होता है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर, वायुमंडल से जब आप ऊपर जाएंगे तो दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु का दाब सर्वाधिक होता है। ये भी आपसे पूछता है सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है, तो समुद्र के स्तर पर होता है, याद रखिएगा। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है।
वायु का दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश, नम एवं मौसम के साथ जुड़ा है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है। तो आपसे पूछेगा स्वच्छ आकाश किस कारण होगा? उच्च दाब के कारण होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वायु दाब सदैव, मतलब जो वायु है सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है या चलती है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको जान लीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सराएं फट जाएंगी और रक्त स्रावित होने लगेगा। चलिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवनी कहते हैं। चलिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति है उसे पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब सड़क पर गिरी पत्तियों को, मतलब पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीने धूल या धुएं को उड़ते देख सकते हैं, ठीक है, जो महीन धूल है। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना बहुत कठिन होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। स्थानीय पवनें, व्यापारिक पश्चिमी व पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी समय चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, चक्रवात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चक्रवात कैसे आया था? प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा जो है वहाँ बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग को तबाही से ग्रसित कर दिया। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रतिकोष से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ फेंक दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह कट गई और इस चक्रवात ने क्या किया? भयानक तबाही मचाई। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बाकी ये भी देख लीजिएगा, ये जो लिखा है, ठीक है, कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा खास। अब हम लोग चलते हैं आर्द्रता की तरफ। जो आर्द्रता है ये इम्पॉर्टेंट है। आर्द्रता में कुछ चीज़ें 2-3 लाइन जान लीजिएगा। आर्द्रता से क्वेश्चन बनते हैं। जब जल पृथ्वी तथा विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बनाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। कब? वायु में किसी भी समय जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब जिसको आप भाप कह सकते हैं, ठीक है, जल की छोटी छोटी बूंदी होती हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह अत्यधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में समय लगते हैं और हमारे शरीर से पसीना नहीं सूखता, जिससे लिए हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तब यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में न तैर सके तब ये वर्षण के रूप में, बारिश के रूप में नीचे आती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई पड़ती। कहते नहीं, देखिए बादल के पीछे रास्ता बना है। जो बादल में रास्ता बना है हवाई जहाज़ के पीछे। पृथ्वी पर जल
के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: समवनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल मिलता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी या सूखा, और ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि, ओला भी हैं। इनको भी याद रख लीजिएगा। इस प्रकार आपकी यह वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।